आज का टॉपिक जो है क्या है, शुक्र धातु। शुक्र धातु सप्त धातुओं में सबसे अंतिम धातु है और सबसे श्रेष्ठ धातु मानी जाती है। अमर कोश के अनुसार शुक्र निर्मल एवं शुक्ल श्वेत वर्ण होने के कारण इसको हम शुक्र कहते हैं, क्योंकि यह सफ़ेद रंग का होता है, वाइट कलर का होता है, इसलिए हम इसको शुक्र कहते हैं। निष्पत्ति देखो, वीर्यते विक्रांतों द्वारा शुक्र की निष्पत्ति हुई है। शुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। विक्रांतों से भी शुक्र बल को हम समझ सकते हैं। पर्याय के रूप में क्या देखते हैं, शुक्र तेजो रेतसी च बीज वीर्येन्द्रियाणि च, अमर कोश है उसके अनुसार यह है। तो पर्याय में क्या आता है, शुक्र तेज रेतस वीर्य और बीज, और कहीं कहीं इसको योग दर्शन में बिंदु शब्द भी बोला गया है। तो ये 4-5 पर्याय हैं जो आपको याद होने चाहिए। शुक्र की उत्पत्ति सेम फेमस श्लोक वही है जो एक शुरुआत में याद करना है, वही अंत तक चलेगा। रसाद रक्तम ततोन मांसन मांसन मेद अस्ततो अस्थि च अस्थनो मज्जा ततः शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रसाद ज। चरक चिकित्सा 15/16। यानी रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से लास्ट में शुक्र का निर्माण होता है। या फिर सुश्रुत का कोटेशन है, मज्जा शुक्रम तु जायते, मज्जा से शुक्र बनता है। उत्पत्ति कैसे होगी, मज्जा के प्रसाद अंश पर शुक्रव स्रोतस में शुक्राग्नि की क्रिया से प्रसाद रूप में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा जो चरक चिकित्सा का जो कोटेशन है, जहाँ पे लगभग सभी धातुओं की उत्पत्ति का एक एक्सप्लेनेशन दिया गया जो कि थोड़ा कुछ हद तक कन्विंसिंग है। तो देखो क्या है, तस्मात् मज्जस्तु यस्नेह शुक्रम संचायते तथा वाव्याकाशादि भारवे सौशीर्यम जायते अस्थिषु तेन स्रवती तत्शुक्रम नवात कुंभादि ओदकम। मीनिंग देखो, आचार्य चरक के अनुसार मज्जा जब अपनी अग्नियों के द्वारा परिपक्व होता है, यानी मज्जा धातु, तो उसमें उपस्थित स्नेह भाग से शुक्र धातु का निर्माण होता है। ये जनरल कोटेशन हो गया। क्या होता है उस दौरान, वायु और आकाश आदि पंच महाभूतात्मक भावों के द्वारा अस्थियों में छिद्र हो जाता है, ऐसी परिकल्पना है, उसमें पोरस हो जाता है, पोरोसिटी आती है, और अस्थि में स्थित इन्हीं छिद्रों द्वारा शुक्र का स्राव होता है, ऐसा मानते हैं, ऐसा बिलीव। ठीक, कैसा उपमा उन्होंने क्या दिया, जिस प्रकार जल से भरे नए घड़े से जल का स्राव होता है, वह जैसे अगर कोई नया घड़ा है उसमें जल भर दोगे, तो जल भर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें से बाहर देखोगे रिश्ता हुआ दिखाई देगा। नया घड़ा होगा तब, जैसे पोर उसके ओपन होंगे तब। तो उसी प्रकार अस्थि के अंदर से, अस्थि के अंदर चूँकि मज्जा होती है, कल के लेक्चर में था, तो वो मज्जा जो है अस्थियों में छिद्रों के द्वारा धीरे धीरे बाहर निकलता है। इसलिए शुक्र का स्थान हम सर्व शरीर मानते हैं। शुक्र का स्थान जो है सर्व शरीर है। ये कैसे उत्पन्न होता है देख लो, मैथुन जन्य संकल्प के द्वारा शरीर में हर्ष से प्रेरित होकर संपूर्ण शरीर के अंदर शुक्रवाही स्रोतों में वेग से बहने लगता है। तो स्थान हम भले उसका मानते हैं कि सर्व शरीर है, लेकिन ये क्या होता है कि वायु द्वारा या हर्ष के द्वारा, प्रसन्नता के द्वारा प्रेरित होता है और अधिक से अधिक मात्रा में उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से घृत द्रवीभूत हो जाता है, उसी प्रकार मैथुन जन्य उष्मा से द्रवीभूत और स्थान, अपने स्थान से त्यागा हुआ या स्थान से बाहर चला हुआ निकल जाता है, जिस प्रकार जल ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो अभी मैं स्त्री शुक्र और पुरुष शुक्र के बारे में ही चर्चा करूंगा, ताकि अभी आप जो समझ रहे हैं वो अपना वो पुरुष शुक्र के बारे में बता रहे हैं। बाल्यावस्था में शुक्र, चूँकि देखो हमने बोला कि शुक्र की उत्पत्ति कब होती है, जब व्यक्ति किशोरावस्था में आता है तब प्रथम बार दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इस बात को मान के चलें कि प्रथम बार उसी समय दिखाई दिया किशोरावस्था में, यानी उसके पहले क्या 6 धातु का शरीर था। तो 2-3 चीज़ें कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जब शुक्र धातु का हम कर्म देखते हैं तो उसमें क्या आता है, गर्भ उत्पत्ति। तो गर्भ उत्पत्ति में जो चीज़ सहायक है वह शुक्र धातु कहलाएगी।
तो पुरुष शरीर में जो स्पर्म है वह गर्भ उत्पत्ति में सहायक होता है। सहायक या गर्भ उत्पत्ति उसी से होनी है, सीमेन से नहीं। प्रोस्टेटिक फ्लूइड सेमेट और सेमिनाइलर फ्लूइड उससे नहीं, जो स्पर्म है उससे होना है। तो गर्भ उत्पत्ति में सहायक हुआ, यानी शुक्र हम रियल टाइम में किसको बोलना चाहते हैं, हम लोग स्पर्म को बोल रहे हैं। स्त्री शरीर में गर्भ उत्पादन में कौन सहायक होता है, ओवम। तो हम वहाँ पे स्त्री शुक्र के रूप में हम ओवा को लेते हैं, क्योंकि गर्भ उत्पादन में जो सहायक होगा, जो आयुर्वेद की परिभाषा है। अगर हम शुक्र का मतलब केवल सीमेन को लेंगे तो स्त्री क्या 6 धातु की होती है, ऐसा तो नहीं है। 2 धातु मन मूलम ही शरीरम, तो स्त्री भी क्या होती है, वो भी सप्त धातु की होती है। तो वहाँ हमें इस रेफरेंस को समझना होगा कि शुक्र बोलते किसको, शुक्र हम किसको बोल रहे हैं, जो गर्भ उत्पादन में हेल्प करे। तो स्त्री भी सप्त धातु की होती है, उसमें शुक्र की जगह पे आप ओवा को लेना, मतलब आपको कंसीडर करना है। पुरुष में आपको स्पर्म को कंसीडर करना है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद एक बात आया कि ओवा भी और स्पर्म भी या सीमेन भी है, वो भी सब किशोरावस्था में ही ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और इसमें भी अपना सीमेन का उत्पत्ति होता है किशोरावस्था में। तो क्या उसके पहले वो 6 धातु था, 7वीं धातु अचानक से बनी? ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ भी कोलैप्स कर जाएगा सब धातु का कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये बोला कि केवल किशोरावस्था में प्रथम बार दिखाई देता है, तो क्यों ना उसकी उत्पत्ति वहीं पे माने। इन्होंने बोला, आचार्य ने उपमा दे के समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही सप्त धातु का शरीर रहता है, परंतु क्या होता है, एक सही समय आने पे परिपक्व होकर वो दिखाई देता है। उसके लिए उपमा उन्होंने क्या दी, यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभ्यन्ते तदिकास्तु तथा शुक्रम ही देहिनाम। जैसे पुष्प होता है, पुष्प की जो कली होती है उसमें कोई सुगंध नहीं होती, लेकिन जब वह कली जो होती है खिल जाती है, यानी कि जो मैच्योर होगा, तब उसमें सुगंध आता है। कोई फ्लावर है, आप ऐसे तोड़ लीजिए तो उसमें कुछ भी सुगंध नहीं रहेगा। जब वो फ्लावर उसमें बन जाते हैं, मतलब उसमें पत्तियां पंखुड़ियाँ आ जाती है अच्छे से, तब जाके उसमें सुगंध आता है। तो इसका मतलब उसमें सुगंध नहीं है, ऐसा नहीं है। सुगंध है, लेकिन अवस्था के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह स्त्री पुरुष और स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में वो दोनों सप्त धातु से मिलके बने हुए हैं। केवल क्या होता है, अपरिपक्वता के कारण ओवा या स्पर्म जो है नहीं बना रहता है, इसलिए हमें शुक्र धातु दिखाई नहीं देता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जाते हैं तब पता चलता है कि शुक्र उत्पत्ति हो गई है, जैसे रोमराजी यानी दाढ़ी मूछ आना, और स्त्रियों के शरीर पर भी दाढ़ी, ये हेयर वगैरह ग्रो करना, ठीक है, और रज के संचित होने से स्तन आदि का वृद्धि होना। तो ये सब क्या है, जो किशोरावस्था वाले लक्षण होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने बोला कि शुक्र के साथ ये भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं केवल शुक्र उत्पन्न होता, और भी बहुत सारी चीज़ें मैच्योर होती हैं शरीर में। अब आता है, देख लो, स्त्री शुक्र च्युति यानी इजैकुलेशन कब होता है, तो तत्र स्त्री पुरुष संयोगे चेष्टा संकल्प पीड़नात् शुक्रम प्रवच्यते स्थान जल आद्राति पटादियो। तो स्त्री पुरुष के संयोग होने पर उसमें शुक्र अपने स्थान से चल करके मूत्र मार्ग से उसी प्रकार निकलता है, जैसे उन्होंने उपमा दिया कि जैसे कोई कपड़ा होता है उसमें से कोई जल निकलता है, ठीक, निचोड़ने को, तो उस तरह का है। अब आता है शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। ये चरक का है, इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हर्षात तरसात सरत्वात पैच्छिल्यात गौरवाद अपि अणु प्रवण भावश्च द्रुत मारुतस्य। यानी हर्ष से, हर्ष मतलब संकल्प से या प्रसन्नता से, तरस मतलब इच्छा से, सरता मतलब वीर की अस्थिरता, वीर की पिछलता, गुरुता, उसका सूक्ष्म होना, प्रणव भाव यानी बाहर निकलने का स्वभाव होना, और शुक्र को प्रेरणा देने वाली बात का होना। इन 8 कारणों से शुक्र की प्रवृत्ति होती है। इन 8 कारणों से शुक्र की प्रवृत्ति होती है। तो मेजर रेफरेंसेस जो हैं वो पुरुष सीमेन के बारे में ही है, लेकिन स्त्री शुक्र के नहीं है ऐसा आपको दिमाग में नहीं लाना। स्त्री शुक्र भी है, ओवा है, और आर्थो चैप्टर जब धातु में हम पढ़ेंगे तो और डिटेल उसमें आ जाता है। तो वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि स्त्री शुक्र का मतलब हम किसको लेंगे, ओवा को लेंगे, क्योंकि एक ही डिफिनीशन अपने आप क्लियर कर देता है। गर्भ उत्पादन में सहायक होगा,
तो जरूर कुछ ना कुछ पार्ट होगा जो यूज आता होगा उसमें, तो ओवम होता है स्त्री। शुक्र का स्थान देख लो, सप्तमी शुक्र धरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापिनी। सर्व शरीर व्यापी बता रहा था, शुक्र का स्थान सर्व शरीर माना जाता है। तो सप्तमी शुक्र धरा कला है और उसमें यह शुक्र रहता है और साथ में ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। कैसे रहता है? दिखाई तो नहीं देता। ये भी है कि सर्व शरीर में है तो दिखाई तो नहीं दे रहा, तो दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए उपमा दिया गया है। श्लोक याद कर लेना, ये क्या एग्जाम्पल याद कर लेना, दोनों काम आ गए। रस इच्छो यथा दग्नि सर्पी तैलम तिले यथा सर्वत्र अनुगतम देहे शुक्रम सम स्पर्शने तथा। ठीक, जिस प्रकार रसो इच्छो यानी इच्छू में रस रहता है, ईख में रस रहता है, दूध के अंदर दही रहता है और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार शुक्र सर्व शरीर में व्याप्त रहता है। अब दूध में दही है लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देता, एक स्पेशल फॉर्म में जब फर्मेंटेशन होगा तब जाके दही दिखाई देगा। गन्ना है, गन्ना कठोर दिखाई देता, उसमें रस तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब उसको निचोड़ा जाता है, पेराई होती है, तब रस निकलता है। इसी तरह तिल है, वो आपको हाथ में लगे, इसमें तेल है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही तिल जब पिराई होगी तो उसमें तेल निकलेगा। तो इन्होंने बोला इसी प्रकार शुक्र भी सर्व शरीर में रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, अनुपलब्ध है, क्योंकि वो एक स्पेशल फॉर्म में होने पर ही दिखाई देता है। तो ये श्लोक याद कर लेना, तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना स्पेशली। अब MCQ बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं तो मे भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, कौन सी उपमा किसके लिए दी गई है, तो याद कर लेना। ये शुक्र निष्पत्ति के 8 कारण पूछा जा सकता है, 8 कारण पूछा जा सकता है, प्लस इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है। एक तो पहले संख्या ही वैल्यू करती है कि शुक्र प्रवृत्ति के कितने कारण हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं। तो पहले आपको याद रखना है 8। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि वो उनके मीनिंग, उनके नाम याद रखना। शीर्ष मतलब पेनिस होता है। अब आपको इसमें विशेषता जो याद रखना है वो याद रखना है कि 8 की श्लोक याद करोगे तो 8 बता पाओगे, नहीं तो 1 2 4 छूट ही जाएगा। ओके, अब आता है तुम्हारा शुक्र का स्वरूप जो कि इम्पोर्टेंट है। तो शुक्र दिखता कैसा है, देखो इसमें तो आयुर्वेद में ब्लड बताते समय भी बताया गया था कि शशक के रक्त जैसा होगा, इवन आपके शरीर में है तब पर भी, यानी उपमा देकर चीज़ों को समझाया जाता है। यहाँ भी यही हुआ है, स्फटिकाभम द्रौम स्नग्धम मधुरम मधुगंध च शुक्रम इच्छन्ति के चित्तु तैलम क्षौद्र निभम यथा। यानी सुश्रुत के अनुसार शुक्र जो होता है वो स्फटिक के समान, यानी कि सफ़ेद जो मोती रहता है स्फटिक होता है उसके समान रहता है, द्रव रूप में रहेगा, स्निग्ध होगा, मधुर तथा मधु के समान गंध युक्त होगा। अन्य मत से यानी शुक्रम इच्छन्तु केचित यानी और लोग भी कुछ उपमा देते हैं, तो उन्होंने तैल वर्ण या मधु के वर्ण का भी बताया है, ऐसा अन्य लोगों का मत है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फटिकाभम द्रौम स्निग्धम मधुरम मधुगंध च शुक्रम इच्छन्ति केचित्तम तैलम क्षौद्र निभम यथा। इसी के साथ एक चरक और श्लोक आता है, उसको आपको याद रखना है। स्निग्धम घनम पिछिलम च मधुरम च अविदाही च रेतः शुद्ध बीजानियात भवेत स्फटिक सन्निभम। यानी शुक्र स्निग्ध घन पिछिल मधुर और विदाही, जिसके स्राव से किसी प्रकार का जलन ना हो, यानी जैसे बर्निंग सेंसेशन ना हो। स्फटिक यानी फिटकरी के समान आभा वाला या सफ़ेद मोती के जैसा दिखाई देने वाला, समान श्वेत वर्ण का हो, वह शुद्ध शुक्र कहलाता है। तो शुद्ध शुक्र के लक्षण और शुद्ध आर्थों के लक्षण आपके एग्जाम में आते हैं। ये दोनों श्लोक आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना, ठीक है। फिर आता है शुक्र का पंचभौतिकत्व। तो शुक्र सौम्यम, तो शुक्र सौम्य होता है, ये आपको याद रखना है, यानी जल महाभूत की अधिकता इसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक। अब आता है शुक्र का प्रमाण। तो मस्तिष्कस्य अर्धांजलस्य शुक्र तावदेव प्रमाण, यानी कि चरक के अनुसार मस्तिष्क के समान ही शुक्र का प्रमाण होता है, यानी आधा अंजलि प्रमाण बताया गया है, हाफ अंजलि, ठीक। शुक्र व स्रोतस क्या होते हैं? शुक्रवाहानाम स्रोतसाम वृषणो मूलम सेफश्च, वृषणो मूलम सेफश्च। यहाँ वृषण मतलब टेस्टिस है और सेफ मतलब पेनिस है, ठीक। तो वृषणो मूलम सेफश्च,
नीचे लिखा है। फिर आता है जो सुश्रुत ने दिया है, तो उन्होंने एक बैलेंस करने की कोशिश की है। तो वो बोलते हैं शुक्र वह द्वे त्रयोमूलम स्तनो विश्रम च, यानी कि स्तन यानी कि ब्रेस्ट रीजन और वृषण, वृषण का मतलब टेस्टिस, ये शुक्र उत्पत्ति के स्थान हैं। अब आता है स्त्री शुक्र का कॉन्सेप्ट, जिस पे अभी चर्चा हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। आचार्यों ने सभी में 7 धातुएं बतलाई हैं, सब धातु का शरीर होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में रस से लेकर के शुक्र पर्यंत सभी धातुएं पाई जाती हैं, अर्थात स्त्रियों में भी शुक्र उत्पत्ति होती है। अब ये वाला जो आगे कॉन्सेप्ट है इसको नहीं पढ़ना, जो मैं आपको बताया उतना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो शुक्र धातु का कार्य क्या है। शुक्रात गर्भ प्रसाद ज, शुक्रात गर्भ प्रसाद, जो गर्भ उत्पत्ति करता है वह शुक्र कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप खुद समझ सकते हैं कि ओवा प्लस स्पर्म, आजकल IVF भी करते हैं, तो उसके लिए क्या लेते हैं, यही 2 चीज़ें लेते हैं। ओवा निकाल लिया स्त्री के शरीर से और स्पर्म वहाँ से निकाला सीमेन से, और दोनों का फर्टिलाइजेशन करा करके फिर अपना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा करके फिर यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, ठीक। फिर आता है आपका आगे देखो शुक्र का महत्व। तो ये आयुर्वेदिक बिलीव है कि शुक्र जो होता है बहुत शुद्ध धातु होती है और बहुत महत्वपूर्ण हमारे शरीर की धातु है। इसलिए देखो आहारस्य परम धामम शुक्रम तद्रक्ष्यम आत्मना क्षयो ही हस्य बहुनम रोगान मरणम वा नियच्छति। यानी आचार्य चरक क्या कहते हैं कि शुक्र का महत्व है, क्या है, आहारस्य परम धामम, जो भी हम भोजन करते हैं उससे अंतिम परिणाम के रूप में हमको शुक्र ही प्राप्त होता है। तो रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा जा करके शुक्र की उत्पत्ति होती है। शुक्रम तद रक्षम आत्माना, शुक्र का रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का आयुर्वेदिक बिलीव है या फिर वैदिक संप्रदाय का बिलीव है, तो ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्व दिया जाता है। तो ऐसे में ये बोला जाता है कि आपको शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का अगर पालन कर रहे हैं तो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य तो बहुत सारा चीज़ दिया है, उसमें आपको बुद्धि और मेधा ये सब जो है शुक्र रक्षा से बढ़ता है, बल बढ़ता है। इस वजह से उन्होंने बोला कि आहार का चूँकि परम धाम जो अंतिम फ्रूटफुल जो आपको प्राप्त हो रहा है, इसेंस आपको प्राप्त हो रहा है वो शुक्र है, इसलिए उसकी आत्मा से रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से रक्षा करें, क्योंकि इसके क्षीण होने पे क्षयो हस्य ही बहुनम रोगान मरणम व नियच्छन्ति, क्योंकि इसके क्षीण होने पे अनेक रोगों की प्राप्ति अथवा मृत्यु निश्चित, ऐसा आयुर्वेदिक बिलीव है, ठीक। अब जो बताया था कि कहीं पे बिंदु भी इसका बोला गया है इसका पर्याय के रूप में, तो उसका रेफरेंस देख लो, मरणम बिंदु पातेनम जीवनम बिंदु धारणात्, यानी शुक्र का पर्याय बिंदु है, और कहा गया है कि शुक्र के क्षय या पतन से मृत्यु हो जाती है और शुक्र को धारण करने से ही जीवन रहता है। अब आता है शुक्र वृद्धि का लक्षण, शुक्रम शुक्राश्मरी अति प्रादुर्भावच, यानी शुक्राश्मरी यानी कि उसको एक तरीके का कैलकुलस टाइप का बन जाएगा अगर अति वृद्धि होगी तो, और प्लस जो है अति प्रादुर्भाव होगा, अधिक मात्रा में बनने लगे प्रादुर्भाव। इसमें देखो शुक्र का वेग धारण करने से मेढ्र और वृषण के मध्य में शुक्र एकत्रित हो जाता है, जिससे वायु सुखाकर अस्मरी के समान गांठ टाई जैसा कुछ बन जाता है। बाकी देख लो अष्टांग हृदय का वही अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरी बताएं, अति स्त्री कामता उत्पन्न होगी। इसके अलावा आता है शुक्र क्षय का लक्षण। शुक्र क्षय के लक्षण में आप देख लीजिए, दौर्बल्य मुख शोषस्य पांडुत्वम सदनम श्रम, यानी शुक्र क्षय होगा तो दुर्बलता आएगी, मुख सूखेगा, बार बार आपको आपका मुंह लगेगा सूख रहा है, पानी की कमी हो रही, ड्राइनेस हो रहा है। पांडुत्वम एनीमिक हो जाएंगे, सदनम श्रम, पूरे सदनम मतलब पूरे शरीर में दर्द रहेगा, और भ्रम होगा, चक्कर भी आ सकता है। तो जब आप प्रैक्टिस में बैठोगे तो जो शुक्र से संबंधित रोगी आते हैं उसमें मुख शोषस्य रहता है, क्योंकि क्या होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, तो घबराते हैं, तो घबराहट की वजह से उनका मुख बार बार सूखता है। ऐसा आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। बाकी 6 से क्लैब्य होना, शुक्र का अविसर्ग होना, क्षीण होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो पेशेंट को बताता है कि बहुत, हमें लगता है कि बहुत कम मात्रा में हमारा सीमेन डिस्चार्ज होता है।
तो वो पेशेंट बताएगा, तो उससे छीड़ होता है उसमें। तो हमें बहुत सारी औषधियाँ हम लोग कौच पाक है, मुसली पाक है, ये सब शुक्रवर्धन में कार्य करते हैं। तो हम उस तरह की मेडिसिन देते हैं और हम लोग को रिजल्ट भी उसमें मिलता है। फिर आता है अपना, और तो कुछ है नहीं, बाकी यही सब समान लक्षण: थकावट, दौर्बल्यम, मुख शोषम, तिमिर दर्शन, अंगमर्दम, पांडुता, सदन, क्लैब, शिश्न में वेदना, धुआं जैसा निकलना, देर से शुक्र, चिरात प्रसेकम, ये सब चीज़ें मिलती हैं। ऐसा अष्टांग संग्रह का मत है। श्रम दौर्बल्य से शोषितम, तीव्रम दर्शनम, अंगमर्दम, पांडुता, सदनम, क्लैब्यम, मुस्क, तोदम, मेड्रम, धूमायनम, ये सिम्टम इस लोग नहीं याद करना, सिम्टम 8-10 एक लाइन में लिख लेना, तो 5-6 एग्जाम में याद रहेगा। फिर आता है शुक्र क्षय की चिकित्सा क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, उससे मिलती जुलती चीज़ें जो मधुर, पिछली, शीत, सौम्य औषधियाँ होंगी उनको हम देंगे तो उसकी वृद्धि होगी। ठीक है। फिर शुक्रसार का लक्षण देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में याद करना है। 3 का तो आपको याद करके रखना है, एक रससार, रक्तसार और शुक्रसार। और रससार को त्वकसार बोलते हैं, तो याद रखना। शुक्रसार देखिए, सौम्यम, सौम्य प्रेक्षणम, क्षीर पूर्ण लोचना, इव प्रहर्ष बहुला स्निग्धम, वृत्तसार समसंगत, शिखर दशनाम प्रसन्नम स्निग्धम, वर्ण स्वर्ण भ्राजिष्णयो महास्पृश्य शुक्रसारा, ते स्त्री प्रिय उपभोगा बलवंतम, सुख ऐश्वर्य आरोग्यम, वित्त समानाम अपत्य भाजस्य भवंती। तो बहुत सारा कैरेक्टर दिया है, अब एक एक करके मीनिंग बता दे रहा हूँ। जो शुक्रसार पुरुष होगा क्या होगा? सौम्यम, सौम्य प्रकृति का होगा, सौम्य प्रेक्षिणा, सौम्य दृष्टि वाला होगा। इसके नेत्र क्षीरपूर्ण लोचना, ये कई बार का पूछा हुआ है, याद रखना, क्षीरपूर्ण लोचना, नेत्र दुग्ध से परिपूर्ण होने जैसे दिखते हैं। इव प्रहर्ष बहुला, सदैव प्रसन्न रहते हैं। इनके दंत स्निग्ध, गोल, समसंगत दिखाई देने वाली, दांत की अच्छी बाइंडिंग होती है। ये सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नम स्निग्ध, इनके स्वर और वर्ण स्निग्ध होते हैं, यानी मधुर भाषी होते हैं, कर्कश रुक्ष नहीं बोलते हैं। ये किसी बात को अच्छा बुरा समझकर ही कार्य करते हैं। ठीक। नितंब बड़े होते हैं। ये इस सार के व्यक्ति स्त्रियों के प्रिय होते हैं, उपभोगी होते हैं, बलवान होते हैं, सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान और अधिक संतान वाले होते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। प्लस क्या आता है? शुक्र की उपधातु एवं मल। तो ओज को शुक्र की उपधातु माना जाता है, और मल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि सबसे शुद्धतम धातु के रूप में, तो चरक सुश्रुत इसमें मल नहीं मानते हैं। परंतु ओज 7 धातुओं का सार होने से किसी एक धातु की उपधातु नहीं हो सकता। ये तो चलिए कंट्रोवर्शियल हम देखेंगे। सारंगधर का मत है कि शुक्र जो है, शुक्र का जो उपधातु होगा वो ओज होगा। ठीक है, ये याद रख लेना विथ राइटर के नाम के साथ, ये नहीं जो कमेंटेटर उसके नाम के साथ याद कर लीजिए। ठीक। बाकी ओज के बारे में हम जो पढ़ेंगे तो वहाँ क्लियर होगा। जिस प्रकार अब देखिए, जो सुश्रुत का मत है, देख लीजिए, शुद्ध स्वर्ण को अग्नि से तप्त होने पे मल नहीं निकलता है, उसी प्रकार इस पे भी किसी प्रकार का मल नहीं होता है, ऐसा आयुर्वेद का बिलीव है। ठीक है।